नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह इसराइली इलाकों में दाखिल हो गई है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की जंग का सबसे बड़ा लम्हा इस वक्त आ चुका है जब हिजबुल्लाह इसराइली इलाकों में दाखिल हो चुकी है और इसराइली इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और इसराइल पर इस वक्त जोरदार धमाके जारी हैं। इसराइल पर शिद्दत के साथ हमले इस वक्त जारी हैं। ड्रोन्स इस वक्त इसराइली इलाकों में घुस चुके हैं जिन्होंने बड़ी तबाही नाज़रीन मचा के रख दी है। कल यमन की जानिब से यह ऐलान किया गया कि वो हमलों की शिद्दत बढ़ा रहे हैं, तमाम जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। उसके बाद इराक से ऐलान हुआ कि हम अब नए तर्ज के हमले शुरू करेंगे, हमलों का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। सीरिया से ऐलान हुआ और अब हिजबुल्लाह ने अगला गेयर लगा दिया है, नेक्स्ट स्टेज में दाखिल हो गई है जंग और हिजबुल्लाह ने अब तक की सबसे बड़ी नाज़रीन 70 दिनों में सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी है। और यही वो लम्हा था जिसके बारे में हम आपको बार बार अपडेट कर रहे थे कि हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटने वाला है। हिजबुल्लाह हमला करेगा और न सिर्फ हमला करेगा बल्कि वो अंदर घुसकर इनके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी करेगा। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो लेबनान के थे और उस पर इसराइल ने कब्जा जमा रखा था, उन इलाकों को भी वापस लेने के लिए पूरी तरह से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये अहम तरीन हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, पूरे सबूतों और दलाल के साथ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तमाम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तमाम तंजीमों की जानिब से आखिरी अल्टीमेटम 2 दिन पहले इसराइल को दिया गया था कि या तो जंग को यहीं खत्म कर लिया जाए या तो बात को यहीं पर जो है खत्म करके बमबारी को रोक दिया जाए, नहीं तो फिर मामलात यहां पर नहीं रुकेंगे बल्कि इससे आगे बढ़ेंगे और जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ईरान बार बार ये कह रहा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि फिर इतनी बड़ी तबाही आएगी कि कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो शायद उस बड़ी तबाही का आगाज नाज़रीन हिजबुल्लाह के इस हमले के साथ, इस बड़ी कार्रवाई के साथ शुरू कर दिया गया है और जो जंगजू हैं वो इस वक्त इसराइल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, और इसके अलावा हमले शिद्दत के साथ जारी हैं। तो सबसे पहले बड़े जो हमले नाज़रीन किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, फिर जिन इलाकों में हिजबुल्लाह इस वक्त दाखिल हुई है और दीगर जिन इलाकों पर कब्जा करने का प्लान है और इसराइल अब किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, वहां पर क्या हंगामी सूरत हाल है तिल अवीव में, वो तफसीलात आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले उन हमलों की डिटेल जो दीगर इलाकों पर किए गए। सबसे बड़ा नाज़रीन जो हमला हुआ है वो ड्रोन का हमला है। इस वक्त पूरे इसराइली मीडिया पर सिर्फ ड्रोन अटैक्स ये जो बड़ा हुआ है उसके जो है मुकम्मल कवरेज की जा रही है क्योंकि इसके नतीजे में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं, एक ड्रोन की मैं बात नहीं कर रहा, मुतअद्दिद ड्रोन्स इनके इलाकों से अंदर घुसे हैं और उन्होंने बड़े हमले किए हैं। ड्रोन्स हिट देयर टारगेट्स accurately and caused a number of casualties among occupation soldiers। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली वो बता रहे हैं कि कितने ड्रोन्स अंदर आए और उन्होंने एक्यूरेटली हिट किया और जो इसराइली सोल्जर्स हैं उनका नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें अब इसराइली मीडिया ने इनिशियली इसको रिपोर्ट किया कि बहुत 2 सोल्जर, सिर्फ 2 सोल्जर जो हैं वो हलाक हुए हैं, लेकिन इसके बाद में इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वाकईतन नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी जैसा क्लेम पहले हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया था, कुछ देर के बाद इसराइली मीडिया ने उसको तस्लीम किया कि हाँ जी नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो इसमें उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा जनाब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें पहली बार जिन पर हमला किया गया है और बहुत ज्यादा अंदर डीप जाकर उन पर बमबारी की गई है। मिसाल के तौर पर ये एक मालोट तरशीहा का इलाका है, ये 13 किलोमीटर अंदर है, यानी बॉर्डर से 13 किलोमीटर इसराइल के अंदर जाकर मिसाइल दागे गए हैं और वहां पर बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। ये पहली बार इतना अंदर जाकर इस एरिया को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि 15 सोल्जर्स किल्ड ड्यू टू अटैक्स ऑन पोजीशंस ऑफ आर्मी। अब ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नाज़रीन हमला है कि एक आर्मी चौकी पर हमला किया गया और उसके नतीजे में 15 सोल्जर्स हलाक हुए। इससे पहले हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई मिसाइल फायर किया जाता है तो उससे 5-7 ही सिर्फ एक हमले में उनका नुकसान होता है, लेकिन इस हमले में 15 सोल्जर्स जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है और इससे आप ये जो नया जंग का नया राउंड शुरू हुआ है, जो जंग की अगली स्टेज में हम दाखिल हुए हैं, उसकी हिद्दत का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 6 सोल्जर्स किल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फायर्स, यानी आमने सामने जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, एक दूसरे पर जो गोलियां चली, उसके नतीजे में 6 इसराइली सोल्जर्स हलाक हुए हैं।
इसके अलावा जनाब पूरे का पूरा हेडक्वार्टर्स उड़ा के रख दिया गया है, पूरे का पूरा हेडक्वार्टर। ये आप सबूत देख लीजिए कि हेडक्वार्टर ऑफ 91st डिवीजन इन ब्रैनेट बैरक्स विद मिसाइल वेपन्स, मिसाइल के साथ पूरे के पूरे हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। अब ये हेडक्वार्टर सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, आपकी उस इलाके की तमाम जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उसी हेडक्वार्टर में मौजूद होती है, तो इसको मिसाइल के साथ निशाना बनाकर पूरे का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। तो सोचिए हिजबुल्लाह इस वक्त कितनी भारी साबित हो रही है इसराइल पर, जिसको आप बड़ी टेक्नोलॉजी वाली और बड़ी जदीद फौज समझते हैं, जिनका आप समझते हैं कि बड़े उनके पास पता नहीं कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन सा उनके पास आयरन डोम है। लेकिन अब आपके सामने मैं तमाम सबूत रख रहा हूं कि किस तरह हेडक्वार्टर उड़ाए जा रहे हैं, आर्मी चेक पॉइंट्स को उड़ाया जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और एक एक हमले में 15-15 उनके फौजी हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा जनाब याआरा मिलिट्री साइट है, इसको भी पहली बार हमला का निशाना बनाया गया है। यानी अब ये जो नया फेज है इसमें उन इलाकों पर भी हमला किया जा रहा है और ज्यादा डीप हमला किया जा रहा है। यानी पहले तो ये था ना कि 1-1 किलोमीटर के एरियाज में हमले हो रहे हैं, अब 10-10, 15-15 किलोमीटर अंदर जाकर बमबारी की जा रही है। इसके अलावा इस्राएली मीडिया ही की जुबानी देखिए कि शिबा फार्म्स वाज बॉम्ब्ड विद मोर्टार शेल्स। अब ये जो नाज़रीन शिबा फार्म्स और किर्यात शमूना का इलाका है, ये टॉप प्रायोरिटी है हिजबुल्लाह की और इन पर उन्होंने हर सूरत में कब्जा करना है और यहां से पूरी इवैक्यूएशन हो चुकी है और सिर्फ उनकी मिलिट्री यहां पर मौजूद है इसराइल की। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन दो इलाकों में भी अंदर घुसेगी हिजबुल्लाह और इन इलाकों पर भी कब्जा जमाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि मैनी हेलीकॉप्टर्स वर सीन टुडे ऑन बॉर्डर टू ट्रांसफर डेड एंड इंजर्ड। अब वो कैटेगोरिकली बता रहा है कि बहुत से हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आज बॉर्डर पर देखे गए क्योंकि हलाकतें और जख्मी इतने ज्यादा हुए कि उनको हेलीकॉप्टर्स पर ट्रांसफर किया गया। और ये 1-2 हेलीकॉप्टर्स नहीं थे बल्कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि जो हलाकतें और जख्मी हैं वो 100s तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एविवम बैरक्स बॉम्ब्ड विद मिसाइल, ठीक है जी, ये उनकी मिलिट्री साइट है जिसको मिसाइल के साथ जिस पर बमबारी की गई है। इसके अलावा अटैक ऑन मिटाट मिलिट्री साइट एंड होल सेटलमेंट्स कोलैप्स लाइक अ हाउस। अब हम नाज़रीन क्या ये जो आपके सामने मैं सारे हमले रख रहा हूं, ये इसको आप कोई मामूली चीज समझ रहे हैं? यानी इतनी लोकेशंस पर वो हमले किए जा रहे हैं और एक एक हमला इतना शिद्दत का है, इतना वो जोरदार है कि एक एक हमले में उनकी इतनी हलाकतें हो रही हैं। तो सोचिए इस वक्त इसराइल पर क्या क़यामत बरपा होगी उन पर, और उनको जो उनके शहरी हैं उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ गई होगी कि भाई हम तो तमाम इतराफ से घिर चुके हैं, हमें तो बचाने वाला इस वक्त कोई नहीं आ रहा, तो हम इस जंग से किस तरह से निकलेंगे और कैसे हमारी यहां से बचत होगी। इसके अलावा गलीली जिस पर मुसलसल हमले जारी हैं उस पर एक और जोरदार अटैक किया गया है रॉकेट्स के साथ। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि जोरदार धमाके हुए हैं रॉकेट्स के नतीजे में। अब नाज़रीन मैं आपके सामने वो सबसे बड़ी खबर रखने जा रहा हूं कि हिजबुल्लाह जो है वो अंदर घुस चुकी है, बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है और नाकाबिले तर्दीद शवाहिद आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ एग्जैजरेशन है। बिल्कुल सबूतों के साथ और कंफर्म खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अल मायदीन नाज़रीन सबसे बड़ा चैनल है और ये वो चैनल है जिसके बहुत सारे सहाफ़ी इस जंग में शहीद भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे हक और सच की रिपोर्टिंग की है। और ये आप देख लीजिए कि कंफर्म वो ये न्यूज़ शेयर कर रहा है कि आर कॉरेस्पॉन्डेंट कंफर्म्स दैट रेजिस्टेंस हैज ऑक्युपाइड द इजरायली एरियाज एट सेवरल पॉइंट्स। बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में वो इस खबर को कंफर्म कर रहा है कि हमारे नुमाइंदे ने ये कंफर्म कर दिया है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ये सेवरल पॉइंट्स वो कह रहा है, एक इलाके की बात नहीं कर रहा बल्कि वो कह रहा है कि सेवरल पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें हिजबुल्लाह अंदर घुसी है और उसने बहुत सारे इस्राएली इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। यानी इतने जो ऊपर मैंने आपको ऑपरेशंस बताए वो सब अलग हैं, वो अलग से हमले जारी हैं, ड्रोन्स जो अंदर घुसे हैं वो अलग से हैं, लेकिन ये जो जिन इलाकों से उनके जंगजू उनके फाइटर्स अंदर आए हैं और इस्राएली इलाकों पर कब्जा किया है, ये सबसे बड़ी खबर है और अब ये कंफर्म हो चुकी है। हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि हिजबुल्लाह पूरी तैयारी में है, वो पूरी तैयारी में है और किसी भी वक्त आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह के जंगजू अंदर घुसेंगे और बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको शिबा फार्म्स और किर्यात शमूना का कह रहा हूं, ये टॉप प्रायोरिटी है हिजबुल्लाह की। बहुत जल्द आप इन इलाकों को भी देखेंगे कि यहां पर हिजबुल्लाह घुसेगी जिस तरह के आज वो अंदर। अब आप नाज़रीन ये कितनी बड़ी चीज है कि आप जो इतना बड़ा दावा करके बैठे हुए थे कि आप मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर हैं, आपके पीछे अमेरिका खड़ा है, आपके पीछे बरतानिया है, आपके पीछे फ्रांस है, जर्मनी है, पूरा मगरब आपके पीछे खड़ा है,
وہ حزب اللہ آپ کے علاقوں میں داخل ہو گئی ہے، آپ کے بارڈرز کو کراس کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو کر آپ کے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ تو اس سے بڑی شکست اور ناکامی کوئی ہو نہیں سکتی اسرائیل کے لیے، اور یہ ان کی جو ناکامی ہے اور جو ان کی بزدلی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اتنی بڑی آرمی ہو کر آپ حزب اللہ ادھر لبنان کے اندر 1 انچ بھی نہیں گھس سکے، ٹھیک ہے، اور ان کے جنگجو آ کر آپ کے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس خبر کے ساتھ ناظرین جو ایک بڑی جنگ ہے جس کا بار بار ایران بھی کہہ رہا تھا، حزب اللہ بھی کہہ رہی تھی، سیریا بھی کہہ رہا تھا، عراق بھی کہہ رہا تھا، یمن بھی کہہ رہا تھا کہ بڑی جنگ چھڑنے والی ہے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، پھر اس تباہی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آج سے اس کا ٹریگر دبا دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے وہ جو نیکسٹ فیز ہے جس کی سبھی بات کر رہے تھے، جس کا ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہ بڑی جنگ آ رہی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہ بڑی جنگ اب دیکھیں نا کہ حدیں تو کراس ہو گئی ہیں، وہ بارڈر کے اندر گھس گئے ہیں، تو پھر جنگ کا تو آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے نا جب آپ بارڈر کے اندر گھس کے آتے ہیں۔ سو وار پوری طرح سے فل سکیل وار، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، فل سکیل وار کا آغاز اس حملے کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اور اس حملے کے بعد اب اسرائیلی میڈیا کا جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے۔ گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے "We will have to react now"، کہ اب ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوگا، اب ہمیں حزب اللہ پر حملہ کرنا ہوگا۔ حالانکہ ریئیکٹ کی اگر ناظرین ہم بات کریں نا، یہ بھی بڑی باریک چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ ساری جو ایکسز آف ریزسٹنس، یہ سارے جو حملے کر رہی ہیں وہ بیسیکلی ریئیکشن ہے جو اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پر، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا جنگ کی اسرائیل نے کی ہے اور اس کا ریئیکشن یہ سارے دے رہے ہیں۔ اگر اسرائیل رک جائے گا تو یہ سارے بھی رک جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، تو بیسیکلی ابتدا تم نے کی ہے۔ تو یہ جو باریک چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو سمجھنی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ میوٹولا کونسل چیئرمین سیز all Israeli civilians infrastructure within 4 kilometer is not working because of Hezbollah اللہ۔ ناظرین کون سے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کو یقین ہوگا کہ حزب اللہ نے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے اسرائیل کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے شہروں کو کھنڈر بنا دیا ہے، ایسے جیسے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، خالی پڑے ہیں ناظرین شہر کے شہر، ٹاؤن کے ٹاؤن۔ اور وہ خود یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے 4 کلومیٹر ناظرین بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 130 کلومیٹر کا جو پورا بارڈر ہے اس کے اندر ڈیپ 4 کلومیٹر تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ بند ہو چکا ہے، ریسٹورنٹس، فیکٹریز، کاروبار، ایک چیز آپ کی بند ہو گئی ہے، اور وہاں سے تمام شہری جو ہے وہ ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ یہ تعداد بن رہی ہے، اور اس آپ دیکھیں نا 130 کلومیٹر کے ایریا پر کتنی فصلیں ہوں گی، کتنے ہزاروں مربع میل کی ایگریکلچر جو وہاں پر ہے، جو فصلیں تیار ہو چکی تھیں، جن کی ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا، وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جس سے اربوں کھربوں کا نقصان اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی ایک اور بیان سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فار دی فرسٹ ٹائم سیٹلمنٹس ور ایویکویٹڈ سنس دا فاؤنڈنگ آف اسرائیل 1948۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے، 75 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ لبنان کا یہ جو سارا بارڈر ہے وہ ہمیں خالی کروانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لبنان کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ سارا بارڈر خالی نہیں کروایا گیا تھا اور شہری اپنے گھروں میں موجود رہے تھے۔ لیکن اب وہ جنگ اتنی بڑی ہے، حزب اللہ کا خطرہ اتنا بڑا ہے، ان کی دہشت اتنی بڑی ہے کہ پہلی بار ان کو وہ سارا کرنا پڑ رہا ہے۔ سارے جو ان کے شہر ہیں وہ خالی کروا لیے گئے ہیں، ان کے شہری وہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ پوری صورتحال کو سمجھیں، آپ کے حزب اللہ نے ٹریگر دبا دیا، آپ کے یمن نے ٹریگر دبا دیا، سیریا نے حملے گولان ہائٹس پر شروع کر دیے، عراق نے کہا کہ ہم حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایران جو ان سب کو لیڈ کر رہا ہے، سب کو مدد فراہم کر رہا ہے، وہ بھی آپ کا کسی بھی وقت بطور ریاست اس جنگ میں آنے والا ہے، کیونکہ یو ایس کی یہ رپورٹ ہے کہ ہر صورت میں ایران حملہ کرے گا۔ ایران کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ بار بار یہ بیان دیتے ہوں کہ آپ اسرائیل کے ان کو کنڈیم کرتے ہوں اور ان کے خلاف ہوں اور فلسطین کی آزادی کے دعوے کرتے ہوں، اور ایسی صورتحال میں آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کی عوام آپ کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ تو ضروری ہے ایران کے لیے، میں کہتا ہوں پہلے بھی وہ بہت زیادہ کر رہا ہے، اتنا کر رہا ہے کہ کوئی اور اسلامی ملک نہیں کر رہا، لیکن
जैसे जैसे अब जंग आगे बढ़ती चली जा रही है और जंग नहीं रुक रही, तो ईरान के लिए भी लाजमी हो जाएगा बतौर रियासत आना। अब आपको थोड़ा सा इकोनॉमी के हवाले से अपडेट करते हैं नाजरीन। इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह बर्बाद होकर रह गई है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ये 2-3 महीने जंग मजीद चलती है तो इसराइल पूरी तरह से पैरालाइज होकर रह जाएगा। जो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाई जाती थी वो अब कोलैप्स करना शुरू हो गई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको नुकसान हो रहा है और जो अमेरिका मदद देने वाला था वो भी रुक गई है। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट से अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इसराइल में किस तरह का क्योस है। अब देखिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वॉर, ये इसराइली मीडिया का बयान है, 1,75,000 एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब आप देखेंगे वो कह रहे हैं 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि जो बेरोजगार हुए हैं, और जो हुकूमत की जैसे पॉलिसी होती है कि जो बेरोजगार होता है उसको गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स देती है ताकि उसका निज़ाम ज़िंदगी चले, तो 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं। टोटल आबादी इनकी 80 लाख है, लाहौर से भी थोड़ी आबादी है, और 5 लाख इनके मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। 2 लाख के करीब तो एप्लीकेशंस आई हैं और बेरोजगार पता नहीं कितने हुए होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कारोबार भी ठप, बॉर्डर्स पर हमले जारी, जंग की शिद्दत बढ़ती चली जा रही, इत्तेहादी उसको छोड़कर जा रहे, अमेरिका पीछे हट गया, यूरोप में जो अवाम का सैलाब आया उसने हुकूमतों को रोक लिया कि बिल्कुल इसकी मदद नहीं करनी। जो असलहा की कंपनी इनको असलहा देना चाहती है उसका घिराव कर लेते हैं अवाम। तो फिर आप सोचिए कि मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं इसराइल के लिए। उनका कारोबार, उनका टूरिज्म, उनकी सनद पूरी तरह से तबाह होकर रह गई है। अब आपको तेल अवीव के हवाले से अपडेट करें तो तेल अवीव में सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। जिस तरह के ये पूरी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है वो सारा हंगामे और क्योस जो है वो इस वक्त तेल अवीव में नज़र आ सकता है। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं जो PM हाउस का घेराव करने की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं, और फाइनल कॉल अवाम की जानिब से दी गई है क्योंकि नेतन्याहू प्रिजनर्स को वापस नहीं लाना चाह रहा। उसके हमलों से जो इस्राएली प्रिजनर्स हैं वो हलाक हो रहे हैं, तो अवाम का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है कि तुम तो कातिल हो, तुम अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हमारे कैदियों को, हमारे प्यारों को तुम वहां पर मरवा रहे हो। तुम चाहो तो उनको वापस ला सकते हो लेकिन तुम उनको वापस नहीं ला रहे हो। तो इस तरह अवाम का जो गुस्सा है वो नाज़रीन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लाखों लोग निकल आए हैं और इसराइली मीडिया के मुताबिक ये फाइनल कॉल अवाम की जानिब से दी गई है और वो नेतन्याहू के इस्तीफे पर ये बात वो कह रहे हैं कि रुकेगी। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। और आप देखें कि नेतन्याहू ने बाइडन को कॉल किया और उसको कहा है कि यमन पर हम हमला करने जा रहे हैं क्योंकि यमन ने हमारा जीना हराम कर दिया, इस तरह तो हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। तो बाइडन को कहा गया कि अगर आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं हमें बताया जाए, वरना हम हमला करने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब पूरे बॉर्डर्स पर तमाम इतराफ से उसका घिराव हो चुका है, अंदर से बगावत है अवाम की, कबीना की, और अमेरिका भी मदद को नहीं आता, तो फिर सूरत हाल वही होगी जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये जंग बढ़ रही है, ये जंग इख्तिताम उस वक्त होगी जब इसराइल निस्तो नबूद हो जाएगा। क्योंकि ये जंग पहली बार वो जंग है जिसमें इसराइल खुद ये इकरार कर चुका है, उनके डिफेंस में कह चुके हैं कि इस जंग हारने के बाद फिर हमारा मुल्क नहीं बचने वाला है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसराइल किस किस पर हमला करेगा। वो हिजबुल्लाह जो अंदर घुस चुकी है उसके खिलाफ किस तरह से जंग करेगा, वो सीरिया के खिलाफ जहां पर रशियन फोर्सेज आ चुकी हैं, जहां से ईरान के हमले शुरू हो चुके हैं, वहां पर कैसे सिक्योर होगा, वो गजा के अंदर किस तरह से जंग जीतेगा, वो वेस्ट बैंक में किस तरह से जंग जीतेगा, वो यमन के खिलाफ किस तरह से जंग जीतेगा। कल को जॉर्डन और मिस्र जब आएंगे, चलो जॉर्डन और मिस्र को तो फिलहाल साइड पे रखे ना, ये जितने मैंने बताया जिन मुल्कों का, ये इनके खिलाफ, ये अकेले हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत सकता, तो इतने मुल्कों का ये कैसे सामना कर सकता है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है जिसमें इसराइल पूरी तरह से दबोच लिया गया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसराइल को पूरी तरह से दबोच लिया गया है, उसके तमाम ऑप्शंस और उसके रास्ते बंद कर लिए गए। इसराइल इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन में 75 सालों में नहीं आया, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि 75 सालों में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि हमने लेबनान से अपने शहरियों को खाली करवाया हो और इस तरह हमारा पूरे मुल्क का मुहासरा कर लिया गया हो, हमारी सनत को तबाह बर्बाद कर लिया गया हो। क्योंकि इसराइल की जो सारी पावर है वो तो मल्टीनेशनल कंपनीज में है और मल्टीनेशनल कंपनीज का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। जो ट्रेड रूट है वो यमन ने बंद कर लिया है, जो अंदर इसराइल के फैक्ट्रीज लगी हुई थी वो हिजबुल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दी हैं। तो पीछे रह क्या गया है। तो ये नाज़रीन अहम तरीन हक़ाइक़ है जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।